हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल किंग मेकर की भूमिका में आ गया था। अगले 25 सालों तक सुल्तान केवल कठपुतली मात्र थे। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई शासक इस दल को चुनौती दे पाएगा। फ्रेंड्स, गुलाम वंश की हमारी ये सीरीज अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में। हमने ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया को विस्तार से समझ लिया है। आज हम कवर करेंगे बहराम शाह से लेकर बलबन तक का पूरा इतिहास, और इसके बाद बस एक वीडियो और फिर हमारा गुलाम वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कठपुतली शासकों का दौर। रजिया के बाद 3 सुल्तान गद्दी पर बैठे, लेकिन असली सत्ता चालीसा के हाथ में थी। पहले थे मोइजुद्दीन बहराम शाह। इसके समय एक नया पद बनाया गया, नायब ए ममलिकात। यह पद वजीर से भी ऊपर था। सत्ता सुल्तान के हाथ से निकलकर नायब के पास चलेगी। दूसरे हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। यह एक अयोग्य शासक था जिसे बलबन ने षड्यंत्र करके हटा दिया था। और तीसरे हैं नसरुद्दीन महमूद। यह एक दरवेश यानी संत राजा थे। इतिहासकार इसामी लिखते हैं कि यह कुरान की नकल करके और टोपियाँ सीकर अपना जीवन चलाते थे। इसने सारी सत्ता अपने ससुर और नायब यानी बलबन को सौंप दी थी। यहीं से बलबन का उदय हुआ। 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और एक नए युग की शुरुआत की। अब हम देखेंगे बलबन का राजत्व सिद्धांत। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की। बलबन जानता था कि चालीसा दल सुल्तान की इज्जत नहीं करता, इसलिए उसने सुल्तान के पद को देवीय बना दिया। उसने 2 उपाधियाँ ली, नियाबत ए खुदाई यानी कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिल्ले इलाही यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है। उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सुल्तान आम इंसानों से अलग होता है, ताकि कोई अमीर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। दरबार की गरिमा बढ़ाने के लिए उसने ईरानी परंपराएं शुरू की। सिजदा, घुटने टेक कर सिर झुकाना, पेबोस, सुल्तान के पैर चूमना, और नौरोज, पारसी नववर्ष का त्योहार मनाना शुरू किया। उसने दरबार में हंसी मजाक और शराब पर पूरी तरह रोक लगा दी। बलबन की शख्सियत का एक और पहलू था उसका घोर नस्लवाद। वह कुलीन रक्त का इतना बड़ा समर्थक था कि वह निम्न कुल के लोगों से बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने बलबन का एक कथन लिखा है, जब मैं किसी तुच्छ कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे देखते हैं और मेरा हाथ खुद ब खुद तलवार की मूठ पर चला जाता है। उसने प्रशासन के सभी गैर तुर्की और भारतीय मुसलमानों को चुन चुनकर बाहर निकाल दिया। उसने 30 साल तक वजीर रहे ख्वाजा मुअज्जम को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वह उच्च कुल का नहीं था। सुल्तान बनते ही वह उसका पहला लक्ष्य था उसी सीढ़ी को तोड़ना जिससे चढ़कर वह ऊपर आया था, यानी तुर्कानी चहलगामी का खात्मा। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह उनकी हर चाल जानता था। उसने छोटी छोटी गलतियों पर बड़े अमीरों को क्रूर दंड दिए, जैसे बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को सरेआम कोड़े लगवाए। इसी प्रकार अवध के गवर्नर हेवत खां को इतना अपमानित किया कि उसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। इस तरह उसने चालीसा के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बलबन की लौह एवं रक्त की नीति। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए इतिहास प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसका अर्थ था विद्रोहियों के प्रति कठोरता एवं उनकी हत्या करके रक्त बहाना। उस समय दिल्ली के आसपास मेवातियों का इतना आतंक था कि वे दिन दहाड़े लोगों को लूट लेते थे। बलबन ने जंगलों को कटवा दिया और मेवातियों का ऐसा नरसंहार किया कि अगले 100 सालों तक दिल्ली के आसपास शांति रही। उसने कटेर और बंगाल के विद्रोह को भी इसी क्रूरता से कुचला। अब हम देखेंगे इसके सैन्य और गुप्तचर सुधार।
सबसे पहले बात करते हैं सैन्य सुधार की। बलबन से पहले सेना का खर्चा वजीर यानी कि वित्त विभाग देखता था, जिससे अक्सर फंड्स में देरी होती थी और सेना कमजोर पड़ रही थी। ऊपर से मंगोलों का खतरा भी सिर पे था। इसलिए बलबन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने वित्त विभाग से अलग एक स्वतंत्र सैन्य विभाग बनाया, जिसे नाम दिया दीवाने आरिच। अब सेना को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन विभाग बनाने से काम नहीं चलता, उसे चलाने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। बलबन ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी इमाद उल मुल्क को आरिज ए ममालिक नियुक्त किया, यानी कि सेना का प्रमुख। इमाद उल मुल्क इतना सख्त था कि उसने सेना में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म कर दिया। अब आते हैं बलबन की असली ताकत पर। उसका बरीद ए ममालिक यानी गुप्तचर विभाग। बर्नी लिखता है कि बलबन का जासूसी तंत्र इतना खतरनाक था कि अमीरों ने डर के मारे आपस में बात करना ही बंद कर दिया था। यहाँ एक बहुत गहरा पॉइंट है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग। बलबन ने नियम बनाया कि बरीद यानी कि जासूस किसी भी अधिकारी या वजीर को रिपोर्ट नहीं करेंगे। वे सीधे सुल्तान के पास आएंगे, यानी बीच का कोई भी आदमी खबर नहीं बदल सकता था। इसकी गहराई देखिए। बलबन किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसने अपने बेटे बुगरा खान के पीछे भी जासूस लगा रखे थे। अगर उसका बेटा कोई भी गलती करता तो अगली सुबह बलबन को खबर मिल जाती थी। इसी खौफ ने बलबन के साम्राज्य को विद्रोह से बचा कर रखा। बलबन ने अपने जीवन काल में केवल एक बड़ा भारी अभियान किया था, और वो था बंगाल का खिलाफ। 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया था और सुल्तान की उपाधि ली थी। बलबन की क्रूरता यहाँ चरम पर थी। वह खुद 80 साल की उम्र में सेना लेकर बंगाल पहुंचा। तुगरिल खां डरकर भाग गया और पकड़ा गया। बलबन ने लखनौती के मुख्य बाजार में 2 मील लंबी तख्तों की कतार लगवाई और तुगरिल के सभी समर्थकों को उन पर कीलों पर ठुकवा दिया। इसे देखकर लोगों की रूह कांप गई थी। फ्रेंड्स, बलबन के समय एक बड़ा सवाल उठता है। उसने अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश की तरह साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं किया? उसने मालवा या गुजरात पर हमले क्यों नहीं किए? इसका कारण था इंटरनल कंसोलिडेशन, यानी कि आंतरिक सुदृढ़ीकरण। बलबन यथार्थवादी था। वह जानता था कि मंगोल आक्रमण अभी टला नहीं है। अगर वह सेना लेकर सुदूर अभियानों पर जाता तो पीछे से मंगोल दिल्ली को तबाह कर देते। ऊपर से खजाना खाली था। पिछले 25 सालों की अराजकता ने खजाना खाली कर दिया था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं नए राज्य को जीतने के बजाय मैं जो मेरे पास है मैं उसे ही सुरक्षित रखूंगा। बलबन स्वयं एक सख्त शासक था, लेकिन उसका काल विशेषकर उसके बेटे शहजादा मोहम्मद का मुल्तान दरबार फारसी साहित्य का केंद्र बन गया था। शहजादा मोहम्मद ने दो महान कवियों को संरक्षण दिया। पहले थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूते हिंद भी कहा जाता है। उन्होंने अपना कैरियर यहीं से शुरू किया। खुसरो ने ही बलबन के समय किरान उस सादेन यानी कि शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां का मिलन इस पर बुक लिखी थी। और दूसरे थे अमीर हसन देहलवी। इन्हें भारत का शेख सादी कहा जाता है, क्योंकि इनकी गज़लों में दर्द और मिठास थी। याद रहे, बलबन के समय ही दिल्ली में इंडो फारसियन संस्कृति की वास्तविक शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में बलबन का योगदान छोटा लेकिन क्रांतिकारी था। दिल्ली के मेहरौली में स्थित बलबन का मकबरा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया। इससे पहले यानी इल्तुतमिश के समय में पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर मेहराब बनाई जाती थी, जो वैज्ञानिक रूप से कमजोर थी। बलबन के मकबरे की पहली बार बीच में की स्टोन लगाकर वैज्ञानिक तरीके से गोल मेहराब बनाई गई। इसे दार उल अमन यानी सुरक्षा का घर भी कहा जाता था। बलबन के दो प्रमुख पुत्र थे। पहले थे शहजादा मोहम्मद। यह बलबन का सबसे योग्य बेटा था। इसे खाने शहीद भी कहा जाता है, जो कि मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। यह मुल्तान का गवर्नर था और मंगोलों को रोकने की जिम्मेदारी इसी पर थी।
अमीर खुसरो और अमीर हसन ने इसी के दरबार में अपना कैरियर शुरू किए थे। दूसरे थे बुर्रा खां। यह विलासी और डरपोक था। बलबन की क्रूरता देखकर यह इतना डर गया था कि दिल्ली छोड़कर बंगाल का गवर्नर बन गया और कभी वापस दिल्ली आने को तैयार नहीं हुआ। अंततः पुत्र वियोग में 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। इसने बुगरा खां को बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। इसलिए बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद के बेटे खे खुसरो को उत्तराधिकारी चुना। लेकिन बलबन की आंख बंद होते ही अमीरों ने फिर से राजनीति करना शुरू कर दिया और के खुसरो की जगह बुगरा खां के बेटे केकुबाद यानी 17 वर्ष की उम्र में ही उसे गद्दी पर बिठाया, जिससे गुलाम वंश के पतन की शुरुआत हुई।